अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की तरफ जाने से पहले आपको प्रीवियसली जो टॉपिक मैंने आपको स्टडी कराया था उसका ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। वो था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में ये था कि रदरफोर्ड ने ये सजेस्ट किया था कि जो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो जस्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बेस पर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बल्कि एलिमेंट के अंदर कुछ और पार्टिकल भी पाए जाते हैं जिनका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो बाद में 1932 में सर जेम्स चैडविक एक केमिस्ट थे, उन्होंने जैसे ही अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम सोर्स के ऊपर हिट कराया तो हिट कराने के नतीजे से उस बेरिलियम से हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इमिट हुई जिनको न्यूट्रॉन का नेम दिया था। तो इस तरह न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पॉसिबल हुई। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले तो आपको इस स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो रदरफोर्ड एक केमिस्ट है, और उसके बाद एटॉमिक मीन एटम और मॉडल मीन थ्योरी के रदरफोर्ड ने एटम के बारे में जो अपना कंसेप्ट दिया था वो इस मॉडल के अंदर हम स्टडी करते हैं। उन्होंने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था और ये भी कहा था कि एक एलिमेंट के अंदर या एक एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज जिसके लिए हम यूज करते हैं प्रोटॉन, या तो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो इस कंसेप्ट को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। उसने किया ये था कि उसने एक गोल्ड फाइल 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस, उसकी जो थिकनेस थी वो इतना थी, एक गोल्ड फाइल ली थी, सोने की पत्तरी, इसको कहते हैं सोने की पत्तरी। तो इतनी थिकनेस की एक सोने की पत्तरी ली और साथ ही रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल रिमूव होते हैं। तो जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं तो आगे एक स्लिट रखी होती है। स्लिट का काम ये होता है कि जो अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सोर्स से आते हैं उनको स्प्रेड नहीं होने देते, उनको एक खास डायरेक्शन के अंदर भेज देते हैं ताकि उस गोल्ड फॉइल के साथ जाके कोलाइड कर सकें। और इस गोल्ड फॉइल के अंदर ये एटम पाए जाते हैं। ये जो पत्तरी है इसके अंदर एटम है। तो जैसे ही ये रेडिएशन जाके इस प्लेट के साथ टकराती हैं, टकराने के बाद आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी होती है जिसको जिंक सल्फाइड के साथ कोट किया होता है। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है ये जिंक सल्फाइड के साथ मिलके बनी होती है। तो उसने ऑब्जर्व ये किया, रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन में उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो मोस्टली एटम थे इस गोल्ड फॉइल के अंदर वो अनडिफ्लेक्टेड थे, कि जैसे ही वो एक एटम के अंदर से पास होते हैं तो मोस्टली जो रेज थे, अल्फा पार्टिकल थे, वो अनडिफ्लेक्टेड थे, कि सीधा ही एटम के अंदर से गुजर गए। जबकि उसमें से कुछ जो पार्टिकल थे वो न्यूक्लियस के साथ टकराने के बाद एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ जो पार्टिकल थे वो लार्ज डिस्टेंस पर डिफ्लेक्ट हुए। जबकि बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे कि जब वो एटम के सेंट्रल पार्ट के साथ कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के नतीजे से वो फुली रिपेल्ड बैक हो जाते हैं। तो ये थी रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन। शुरू में मैंने आपको प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बताया था। उसमें ये था कि ये जो एटम है ये एटम एक पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिस तरह एक खीर के अंदर बादाम होते हैं ना, इस तरह इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर पड़े होते हैं। तो जैसे ही ये मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था तो एटम का जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया था। इसके रिजल्ट में ये है, रदरफोर्ड के रिजल्ट में उसने ये कहा था
कि क्योंकि ज़्यादातर जो पार्टिकल थे वो एटम के अंदर से पास हो गए थे, तो यहाँ से इस बात को रदरफोर्ड ने गैस किया था कि ये जो एटम है, एटम का मोस्टली जो पार्ट है वो एम्प्टी है। नंबर 2 पर उसने ये कंक्लूड किया था कि कुछ एलिमेंट, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल जैसे ही सेंट्रल पार्ट के साथ टकराते हैं तो वो ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो डिफ्लेक्शन से उन्होंने ये इस बात को गैस किया था कि जो एटम का सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस है। तो यहाँ से उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में गैस किया था। जबकि बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल थे वो रिपेल्ड बैक हो गए थे, कि जैसे ही एटम के सेंट्रल पार्ट से कोलाइड करते हैं तो वापस ही मुड़ जाते हैं। तो यहाँ से उसने ये बात गैस की थी कि ये जो एटम है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत ही डेंस और हार्ड है। उसने एक और बात भी की थी कि ये जो एटम है, एटम का जो सेंट्रल हिस्सा है वो तो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटॉन पाया जाता है, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। कलेक्टिवली इनको न्यूक्लॉन्स का नाम दिया था कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लॉन्स। अच्छा, उसके बाद उसने ये कहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन का नेम दिया था। तो ये थी रदरफोर्ड मॉडल के रिलेटेड कुछ बातें। जबकि इसके अंदर कुछ और भी डिफेक्ट्स हैं। इसने ये तो प्रूव कर दिया था कि जो एटम का प्लम पुडिंग मॉडल है, प्लम पुडिंग थ्योरी है, वो रॉन्ग है। बट इस मॉडल के अंदर भी कुछ मिस्टेक्स और डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि एक एटम जो है वो कंटिन्यूसली या तो एनर्जी इमिट करता है, या तो एनर्जी रिलीज करता है, या तो एनर्जी गेन करता है। सो जब वो एनर्जी को गेन करता है या एनर्जी को इमिट करता है, तो जैसे ही उसकी एनर्जी कम पड़ती है तो उसको न्यूक्लियस के अंदर घिर जाना चाहिए। और उसके अलावा जब एटम एनर्जी को रिलीज करता है तो उसको चाहिए कि वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाए, जबकि जो एटम है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो ये थी कुछ बातें रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक।